Good morning, everyone. Can you hear me? Audible? Is there anyone, any group like to discuss something regarding the activities that we are going to start from tomorrow? We are going to perform in the auditorium. Each group will make whatever activities are given, they will do it practically there and will show me, and I will put my sign there. I will take the attendance of the members of the group. According to that, all the activities when will be performed, according to that only your marks will be decided, and will tell you where your marks are going to be detected because of your negligence or whatever your carelessness, and in next 10 days what you will perform. In if any doubt, any question you like to ask, don't ask to the other teacher, you ask to me, because I will solve your problem related to this. Whatever issues are there, you can speak or you can message here. Is there any doubt? Good morning, sir. We have to perform one activity per group or per person. No, just listen. I will explain. What you have to do, all the 5 students together will perform that activity. Like this 1 1 on 2 function, many 1 on 2 function, relation, number of times. So you have to take that wire, colored wires, thin one wires are available in the market. Na? Last time also you did. That wire you can use as a straight line. So for that cardboard is required. For on cardboard you will put the this A4 size paper, and then A4 size paper you will paste all this thing, and this all 5 together student of one group will perform that activity. Okay, that activity will be considered as a leading activity that will be performed practically in front of the teacher, and the rest other 5 students, the other than the leader and leader also, will make the file also. This activity will be combined with the other activities. Wait. मैं अगर बोलूंगा, अगर मैं कॉलर माइक यूज करता हूं तो फिर आपकी आवाज नहीं आएगी. सुनो, आपको व्हाट यू हैव टू डू, 5 स्टूडेंट को मिलकर एक एक्टिविटी अपनी करनी है. ऐसे 5 ग्रुप आएंगे जैसे कल, है ना. 5 ग्रुप्स 10 ग्रुप्स आएंगे, सॉरी 10 ग्रुप्स. वो फर्स्ट वाली एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे पहले 30 मिनट्स में. फिर नेक्स्ट 30 मिनट्स के अंदर दूसरी वाली एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे. जैसे वो एक्टिविटी खत्म होती है उसके बाद वो ग्रुप के 5 मेंबर मेरे पास आएंगे. मैं उनके साइन लूंगा और उसके ऊपर अपना साइन करूंगा. आपके प्रेजेंट का अटेंडेंस हो जाएगा वहां पर कि आप प्रेजेंट थे. ठीक है, और वो एक्टिविटी मेरे पास रहेगी. कौन सी वाली एक्टिविटी जो आप परफॉर्म करेंगे वो एक्टिविटी मेरे पास रहेगी, मैं उसको अपने पास रखूंगा. सॉरी, वो जो फर्स्ट एक्टिविटी जो आप परफॉर्म करेंगे उसको आप लेके जाएंगे और उसको आपको फाइल के अंदर अटैच करना है. ऐसी 10 एक्टिविटी की 10 एक साथ अटैच हो जाएंगी. 10 एक्टिविटी अगर आपका ग्रुप करेगा ना तो टोटल 10 एक्टिविटीज. तो वो 10 एक्टिविटीज जो आपने परफॉर्म की है प्रैक्टिकली, जिसके अंदर आपने रियली क्या लगाए हैं, वायर लगाए हैं. जैसे मैं फर्स्ट एक्टिविटी की बात करता हूँ, स्ट्रेट लाइन किसका काम करेगी, वहां पर थ्रेड लिखा है ना उन्होंने, थ्रेड या वायर क्या क्या लिख रखा है, मटेरियल रिक्वायर्ड. जो मटेरियल रिक्वायर्ड है वो आप लेकर आएंगे और उसके अकॉर्डिंग पढ़ते जाएंगे और उसको करते जाएंगे. और आप घर से पढ़ कर आएंगे तो वो जल्दी हो जाएगा, आपका टाइम खराब नहीं होगा. जैसे उसमें एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बनानी है, दूसरी ऐसे बनानी है, तीसरी फिर ट्रांसवर्सर बनानी है. लाइन पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, ट्रांसवर्सर, कोरिलेट, वो कौन सी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, फर्स्ट एक्टिविटी. वो 5 स्टूडेंट को मिलकर एक एक्टिविटी करनी है. तो ऐसे उस समय 10 ग्रुप बैठे होंगे, 10 ग्रुप और 10 मुझे 10 प्रोजेक्ट 10 एक्टिविटी वहां पर मिल जाएगी. वो एक्टिविटी पे मैं साइन करूंगा और आपको वापस दे दूंगा और उसको आपको अपनी फाइल के अंदर अटैच करना है. एक फाइल अलग से बनाएंगे जिसमें ये उस ग्रुप की 10 एक्टिविटी एक साथ आ जाएगी. एक एक्टिविटी से कल 2 होगी, फिर 2 होगी, 2 होगी, जैसे 5 बार आप आएंगे, 5 दिनों में 5 बार में 10 एक्टिविटी परफॉर्म कर लेंगे. एग्जाम में आपको उसमें से कोई भी एक एक्टिविटी करने के लिए आएगी, जब आपको इंडिविजुअल करनी होगी, जो मैं एग्जाम लूंगा, जो आपको 20 मार्च के आसपास एग्जाम होगी ना, उसमें 20 से 25 मार्च के आसपास में या 30 मार्च से पहले एक एग्जाम लूंगा मैं.
उस एग्जाम के अंदर आपको वो एक्टिविटी उन 10 में से कोई सी भी मिलेगी, वो चीज निकलती है, आपको एक चीज निकालनी है, उसमें जो भी एक्टिविटी लिखी है वो आपको वहां करनी है, वो अकेले करेंगे उस समय आप। अभी पांचों मिलकर कर रहे हैं। और जितना भी मटेरियल उसमें लिखा है वो आपको फाइल के अंदर लिखना ही है। मतलब एक फाइल अलग बनेगी जिसमें पांचों स्टूडेंट के एज इट इज जो उसमें लिखा हुआ वो नोट करना है, अदर देन द मेथड। मेथड नहीं लिखना है क्योंकि मेथड आप ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं एक्टिविटी के अंदर, तो आपको अंदर उसको लिखना नहीं, मेथड को नहीं लिखना। बाकी सब मटेरियल रिक्वायर्ड और ऑब्जेक्टिव और वो जो फिगर इगर बने वो सब आपको किसमें लिखना है, प्रोजेक्ट उसमें एक्टिविटी फाइल में। क्योंकि वो फाइल ही आपके मार्क्स को डिसाइड करती है। 20 नंबर का डिवीजन है, वो भी आपको मैं कल बता दूंगा 20 नंबर कहाँ कहाँ कैसे मिल रहे हैं। और कोई डाउट? बोल दो आप जल्दी से। आप, मैंने हटा दिया है कॉलर माइक, बोलो प्लीज सर स्पीक। मटेरियल तो वैसा ही यूज करना पड़ेगा ना, जैसे मतलब थंबप्रिंट थोड़ी यूज कर सकते हैं फाइल में अटैच करने के लिए। थंबप्रिंट कहाँ यूज करनी है? वो नेल्स दे रखा है ना उसमें मटेरियल रिक्वायर्ड में। हाँ तो वो तो आपको जैसे देखो वो रहता है ना, कार्डबोर्ड में आपको दूंगा कार्डबोर्ड, मेरे पास पिछले साल के स्टूडेंट्स के कार्डबोर्ड पड़े हैं, ठीक है, ये कार्डबोर्ड इतना बड़ा मान लो, ये रेक्टेंगल शेप में इतना बड़ा, ठीक है। अब उसके ऊपर आप क्या लगाओगे, व्हाइट कलर का वो A4 साइज का पेपर लगाओगे, उसको चारों तरफ से सपोर्ट देने के लिए थंब पिन से उसको सपोर्ट नहीं दोगे क्या आप? फिर तो उसके ऊपर एक्टिविटी करोगे आप। जैसे ये आपने इस पे लगा दिया प्लेन पेपर व्हाइट कलर का, अब अगर आप इस पे कुछ वर्क करोगे तो ये तो इधर से उधर प्लेस हो जाएगा, रिप्लेस इधर इधर हिल जाएगा, तो फिर आपका वर्क कैसे होगा? उसको आपको लगाना कि नहीं पड़ेगा इसके ऊपर। जैसे ये कार्डबोर्ड है, इसके ऊपर आपने क्या लगा दिया, व्हाइट कलर का पेपर, उसको चारों तरफ थंब पिन से उसको सपोर्ट दे दिया ताकि वो हिले नहीं। अब उसके ऊपर आप वो वायर लगाएंगे, उसको पेस्ट करेंगे फेविकॉल से या जो भी है, वायर लेकर आएंगे, पतले पतले कलर वाले यूज करते हैं बच्चे, मैंने देखा पिछले साल वो यूज किए थे, आपको याद भी होगा। लाइंस के लिए उन्होंने वो यूज किया था। क्या क्या रिक्वायर्ड मटेरियल है फर्स्ट एक्टिविटी में, आप बताओ मुझे कोई स्टूडेंट, अगर किसी को याद हो, किसी ने पढ़ा हो, नहीं पढ़ के आओगे तो आपका टाइम खराब होगा। और मैं 1:15 के ऊपर बंद कर दूंगा ऑडिटोरियम के लॉक करके बाहर, जितना भी जो भी है वो फिर आप जाने, आपका काम है मेरे पास भी। आराम से 30 मिनट्स की एक एक्टिविटी होती है, अगर आप ईमानदारी से वहां करें, घर से पढ़कर आए, और नहीं पढ़कर आएंगे ऐसे मुंह उठाकर आ जाएंगे और आप चाहेंगे सब मैं वहां एक्सप्लेन करूँ, तो पॉसिबल नहीं है। सब चीजें आपको क्रिटिकल पढ़ा चुका हूँ, आप एक बार देख के आओगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगी एक्टिविटी। ऐसा नहीं सोचना कि घर से करके लिए आए, वो सामने करनी है, उसकी रिकॉर्डिंग रखनी है, उसको अपलोड करना है मुझे। बस, तो मैंने आपको बता दिया वो कल सब वायर लिखा है ना ऊपर, तो 3 वायर जो आते हैं इलेक्ट्रिक के, बहुत पतले पतले वायर आते हैं, वो आप अलग अलग कलर के यूज कर रहे हैं तो लाइंस का काम करेंगे। उनको आपको क्या ग्लू से या फेविकोल उससे पेस्ट करना पड़ेगा उस पेपर के ऊपर। वो एक्टिविटी आप मेरे सामने कर रहे हो वहां, उसके ऊपर फिर मैं साइन करूंगा और उस ऐसी पूरी 10 एक्टिविटी की एक फाइल बन जाएगी जो आपके पूरे ग्रुप को वो करेगी, ग्रुप को लीड करेगी या ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगी, वो 10 एक्टिविटी की। और हर स्टूडेंट की एक इंडिविजुअल फाइल अलग बनेगी जिसमें ये जो भी दिया है एक्टिविटी में वो आपको लिखना है, लेकिन उसमें क्या नहीं लिखेंगे आप, मेथड। मेथड इसलिए नहीं लिखना है क्योंकि वो ऑलरेडी आप परफॉर्म कर चुके हैं ना, प्रैक्टिकली कर चुके हैं उस चीज को, इसलिए मैं अलग से उसको नहीं लिख पा रहा हूँ। गेटिंग पॉइंट? मतलब कुल मिलाकर एक एक ग्रुप की मैं बात करूं तो 5 तो इंडिविजुअल फाइल हो गई, एक एक पांचों की, और साथ में एक एक क्या होगी, पांचों की एक एक फाइल तो वही हो गई ना, और एक फाइल ये होगी जिसमें ये 10 एक्टिविटी एक साथ जमी होगी, मतलब टोटल 6 फाइल को मैं एक साथ बंच करके उसके ऊपर रख देता हूँ, फिर उसके बाद वहां पर आपके ग्रुप वाइज बुलाता हूँ और आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स और उस समय एक्टिविटी करते हैं उस समय मिलते हैं। ये सब इस तरह से होता है, आगे कैसे होगा वो भी बता रहा हूँ। 5 स्टूडेंट की 5 फाइल प्लस एक ये 10 एक्टिविटी की पूरी अलग से फाइल जिसके अंदर ओरिजिनली आपने हाथों से परफॉर्म करी है प्रैक्टिकल एक्टिविटी वो। तो एक ग्रुप की कितनी होगी, 6, अगर 5 स्टूडेंट है तो 6, 6 है तो 7, 4 है तो 5। ओके, और कोई डाउट है? कैन स्पीक प्लीज। कंसेंट फॉर्म ऑफ पेरेंट्स, साइंस स्टूडेंट ने जो दिया है, साइंस स्टूडेंट आपके पास है ना कंसेंट फॉर्म, जो भी आपने स्कूल में सबमिट किया था गिरिजा मैम को, केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए सुनील सर को, यस और नो? नमन
प्रियांशु, हाँ प्रियांशु, आपके पास वाला फॉर्म होगा उसको आप शेयर कर देंगे अपने इस ग्रुप के अंदर, ठीक है। मैथ्स का जो ग्रुप बना हुआ है 12th उसका डी का, उसके ग्रुप में शेयर कर देंगे। उसका मैटर आपको लिखकर उसको आपको पेरेंट्स के साइन के साथ में लेकर आ रहा है हर स्टूडेंट को। उसके बाद ही आपको नागर साइन एंट्री देंगे अंदर, अगर वो नहीं होगा तो आप वापस चले जाएंगे, उसको लिखवा के लाएंगे। आज का दिन मैंने दिया है इसलिए कि सारी तैयारी कर लें आप, और कल नहीं तो अगर मैं आज अगर आपको स्कूल में बुलाता तो आप बोलते सर हम सुबह, रात को आपने बताया सुबह हम सामान ही नहीं लेकर आ पाए सर, ये मार्केट में अवेलेबल नहीं था। और आप वो एक्टिविटीज के हिसाब से ये सब चीजें आगे कौन कौन सी एक्टिविटी है सब कल बता दूंगा मैं आपको कि इस तारीख को यही एक्टिविटी करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग एक साथ सामान लेकर भी आप ला सकते हैं। दूसरी चीज, आपको एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद में जो फ्लोर जहां पर आप यूज करेंगे उसको आपको वापस क्लीन करके जाना है। ऐसा नहीं कि सब वो शीट्स ऑफ पेपर से उधर पे चले बाद में वापस सफाई करता रहूं, ऐसा नहीं है, आपको ही करना है। हैव टू क्लीन दैट पार्ट, ओके। लीडर विल बी रिस्पॉन्सिबल। सभी लीडर एक साथ बाद में जाएंगे, जितने भी लीडर हैं ग्रुप के वो सूखेंगे, वो सबसे लास्ट में जाएंगे। 1:15 से पहले मैं आपको स्कूल कैंपस से बाहर नहीं जाने दूंगा, और 12:10 के बाद किसी भी स्थिति में मैं अंदर नहीं आने दूंगा। मैंने नागर सर को बोल दूंगा यहाँ पर कि 12 बज गई है, 12 से 10 मिनट में किसी केस में मान सकता हूँ अर्जेंट, किसी पर्टिकुलर केस में 2-3 स्टूडेंट, आप 10:30 बजे से फ्री हैं, आपकी क्लास 10:30 बजे खत्म हो जाती है, उसके बाद आपके पास 11:30 तक का टाइम है, और आपको मैंने 12 बजे स्कूल बुलाया। मेरी 11:30 बजे क्लासेस खत्म होगी, 11 क्लास की मैं क्लास लेता हूँ 11:30, 11:30 पे खत्म होगी, मैं 12 बजे स्कूल में पहुंच जाऊंगा। और आपके पास इतना टाइम है 1.5 घंटे का, उसके बाद भी आप स्कूल में टाइम पे नहीं आ रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि मैं बीच बीच में आकर आप लोगों के सब ये मेरी एक्टिविटीज को छोड़कर मैं आपसे मिल जाऊं बाहर, ये नहीं होगा। मैं सिर्फ वहां पे 10 मिनट के लिए खड़ा रहूंगा, उसके बाद सब अंदर सीधे ऑडिटोरियम के बाहर अपने अपने ग्रुप वाइज खड़े हो जाएंगे। यूनिफॉर्म कंपलसरी, आपको पता ही है। अगर आप लंच बॉक्स लेकर आ रहे हैं, वैसे जरूरत नहीं है। आप लोग कितने बजे आ रहे हैं? 12 बजे, और 1:30 बजे जा रहे हैं। 1.25 घंटे के लिए लंच बॉक्स नहीं, वाटर बॉटल आप ला सकते हैं, लंच बॉक्स की जरूरत नहीं है। उसका टाइम मिलेगा भी नहीं आपको खाने का वहां पर, क्योंकि 1.5 घंटे 1-1.25 घंटे में आपको पूरी एक्टिविटीज कंप्लीट करनी है। तो आप घर से खाना खा के आएंगे, 1.25 घंटे के लिए आपको जरूरत, यू कैन ब्रिंग योर वाटर बॉटल। शूज आपको बाहर खोलने हैं ऑडिटोरियम के, अंदर लेके नहीं जाना है। कंसेंट फॉर्म के बिना अलाउड नहीं होगा। 12:10 में 10 मिनट की किसके स्पेशल केसेस 2 या 3 बच्चे किसी कारण से मान लो लेट हो गए, कोई प्रॉब्लम हुई, पेरेंट्स ने बोल दिया, तो मैं कंसिडर करूंगा। मेरे पास कोई कॉल नहीं आना चाहिए पेरेंट्स का 11:15 के बाद में, कि बार बार आपके पेरेंट्स का कॉल आ रहा है और आप कहाँ हो। मैं सीधा ये पूरा मैसेज आपके ग्रुप के आपके पेरेंट्स को भी मैसेज करवा दूंगा स्कूल की तरफ से कि आपने इनको 1:15 में यहाँ से छोड़ दिया था। अब आपके पेरेंट्स का कॉल आता रहे और उनको अटेंड करते रहे और एक्टिविटी नहीं करे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। और कोई डाउट है, कुछ पूछना है, बोलो। नहीं तो कल वहां सुबह 12 बजे, सर ये सर वो, ऐसा नहीं, आपको मैंने टाइम दिया था इनफ, कल से लेकर अभी 12 घंटे हो गए हैं करीब। सारी चीजें एक्सप्लेन करके कल भेज दी थी मैंने आपको 8-8:30 बजे तक, 9 बजे से पहले भेज दिया था शायद। कि सब चीजें एक बार पढ़ लें उसको आप अच्छी तरह से। डाउट? यस, मैं यही चाह रहा था कि कोई स्टूडेंट ये क्वेश्चन तो मेरे से पूछे। देखो आप, आपकी क्लास के अंदर क्या मतलब इस क्या है एक्टिविटी, इतना भी नहीं बोल रहे हैं कि सर हमारी तो सर 23, 24, 25, 26 को एग्जाम है, 24, 25, 26 को शायद मुझे याद है, और आप बोल नहीं रहे। मैं बोल रहा हूँ आप बोल सकते हैं, फिर भी नहीं बोल रहे हैं। आप लिख रहे हैं, वो लिखा वो पढ़ूंगा जब तक तो वो चला जाता है। व्हाई कांट यू स्पीक? हाँ वरुण, क्या लिखा आपने? मैंने इतना पढ़ा बस। सर हमारे 23 से 26 जो है पूरा इंटरवल में जेई की एग्जाम है। 23 से या 24 से? सर किसी की 23 है, किसी की 24 है, किसी की 25 है, ऐसा। 23, 24, 25, 26 को भी है? यस सर, 26 को भी है। हाँ, तो वो वाले ग्रुप के जो मेंबर्स हैं 23, 24, 25, 26, ये 4 दिन तक हम ऐसा करेंगे, सिर्फ कॉमर्स के स्टूडेंट्स को बुलाएंगे, ठीक है। हम्म। कॉमर्स के सारे स्टूडेंट आएंगे उस दिन, 23, 24, 25, 26। और अभी हम ऐसा कर रहे हैं 17, 18, 19, 20, 17, 18, 19, 20, 21, ठीक है। 17, 18, 19, 20, 21 हम साइंस स्टूडेंट को बुला लेते हैं, ओके। सारे साइंस स्टूडेंट आ जाएंगे, बॉयज गर्ल्स टुगेदर, ऐसा कर लेते हैं। और 22, 23, 24
25, 26, 27 में एक दिन मैं भी बाहर रहूंगा। 24 तारीख को, 25 तारीख को मन का एग्जाम है जेईई का, तो मैं भी बाहर रहूंगा, तो 25 को मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा। इसलिए 22, 23, 24, 26, 27 को कॉमर्स स्टूडेंट को बुलाता है। ठीक है, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम इसमें? यस सर, ठीक है ना। 22, अब 17, 18, 19, 20, 21, इन 5 दिनों में कौन कर लेंगे सारी एक्टिविटीज? 5 दिनों में साइंस की सारी एक्टिविटीज खत्म हो जाएंगी। ओके, यस सर। है ना। और इसमें संडे भी आएगा, संडे को भी हम कर लेंगे ताकि अपना ये काम खत्म हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, हम संडे को भी ले लेंगे, स्पेशल परमिशन सिस्टम संडे भी आ जाएगा। ओके। है ना, संडे को टाइमिंग सैटरडे को चेंज कर लेंगे। तो 17, 18, 19, 20, 21 ये 5 दिनों में साइंस खत्म। फिर 22, 23, 24, 22, 23, 24, 26, 27, 28 कॉमर्स के लिए। 25 को नहीं होगा। डन। कॉमर्स स्टूडेंट, कॉमर्स स्टूडेंट कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? कृतिका सग्रावत, ओके डन। कॉमर्स स्टूडेंट की तरफ से भी एक ने डन कर दिया, साइंस ने भी डन कर दिया है। सो टुमारो साइंस स्टूडेंट्स विल कम 17 to 21। ठीक है। Consent form must, timing, punctuality must be regular or be attentive, be sincere, do your work fast and then go at 11:15। 1:15 से पहले जाने नहीं दूंगा, ये भी ध्यान रखना। पेरेंट्स को अगर बुला रहे हो तो 1:15 के बाद ही बुलाना। 1:15 से 1:30 के बीच में आप मतलब किसी भी कंडीशन में कैंपस से बाहर रहेंगे। और मैं भी 1:35 पे घर आ जाऊंगा 1:35 पर। इसलिए मैं आपका वेट नहीं करता रहूंगा। इसलिए पेरेंट्स का ऐसा नहीं कि आपके कारण मैं वहां पर वेट करता रहूं कि जब तक पेरेंट्स नहीं आएंगे तब तक मैं भी वहां पर लटका हुआ हूं आप लोगों के। इसलिए आप जो भी बुला रहे हैं उनको टाइम पर बुलाएं। 1:15 का टाइम दे तो 10 मिनट के अंदर वो आ जाएंगे। ओके, नाउ स्टार्ट विथ इमेज ऑफ ए पॉइंट। Image of a point with respect to plane. Yesterday I gave the topic name. Now can we start? Any doubt? Any other doubt? कोई क्वेश्चन माइंड में आ रहा है किसी स्टूडेंट को? बाकी की चीजें वहां प्रैक्टिकल करते समय मैं आपको दूसरी फाइल दिखा के समझा दूंगा कैसे करना है। डोंट वरी अबाउट इट। एग्जाम आपकी मैं ये बता भी रहा हूँ 25 से लेकर 30 मार्च के आसपास में एग्जाम डेट जो भी आएगी वहां से बोर्ड से अगर नहीं आती है और इंडिविजुअल कराना है तो 25 से 30 मार्च के बीच में आपके बोर्ड एग्जाम या प्री बोर्ड होने के बाद कराएंगे। ठीक है। सो पॉइंट image of a point with respect to plane, perpendicular distance of a point with respect to plane and foot of perpendicular of a point in a plane। टोटल मिलाकर पूरा एक पॉइंट था 12 नंबर का पॉइंट। ठीक है ना, ये लिखा था कल हमने। ये 3 चीजें डिस्कस करनी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यस्टरडे आल्सो आई टोल्ड यू दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर मैंने बीच में रिमार्क लिख दिए थे 11th क्लास के। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। One point is given P with alpha position vector. I am writing in vector form first. One point is given, as I told you, the point की position, point का image, point का foot of perpendicular और plane के अंदर और perpendicular distance, तो point तो given होगा ना, और plane भी given होगा। This is point and this is plane, ये plane है pi। इसकी वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन r डॉट n इक्वल टू d हो जाएगी। प्लेन इज गिवन, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। पॉइंट इज गिवन वेक्टर फॉर्म में, ये इससे परपेंडिकुलर आया, ये इसके ऊपर आया परपेंडिकुलर, ये होता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। दिस इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर। PLM और PQ, इसको हम ले लेते हैं अल्फा डैश, नो अल्फा डैश वेक्टर। वेक्टर फॉर्म में लिखने ना, दिस इज इमेज एंड दिस डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो होगा वो ये है आर, ये एल वेक्टर, जिसका पोजीशन वेक्टर हम आर लेंगे, क्योंकि ये प्लेन के अंदर है तो जनरल पॉइंट है तो इसका पोजीशन वेक्टर आर है। जो एन है, एन ये क्या है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, दिस इज एन वेक्टर, एन वेक्टर ये नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल, नॉर्मल टू द प्लेन। एन वेक्टर का मतलब मैंने आपको समझाया था कि एन वेक्टर क्या होता है, नॉर्मल टू द प्लेन होता है। आपको क्या करना है, आपको एक तो ये फाइंड करना है आर वेक्टर, मतलब ओ एल वेक्टर फाइंड करना है। अल्फा वेक्टर गिवन है, दिस इज गिवन, दिस इज आल्सो गिवन। सिर्फ ये दो चीजें दे रखी हैं आपको, कि आपको एक तो ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, एक ये आर वेक्टर फाइंड करना है, और ये इमेज फाइंड करनी है। मैंने सिमिलर थ्योरी स्ट्रेट लाइन में भी पढ़ाई है, और बोला है कि एग्जाम में उसका क्वेश्चन भी आया हुआ है, वो उन्होंने फुट ऑफ परपेंडिकुलर का एक क्वेश्चन एग्जाम उसमें दे रखा था एनसीईआरटी में, वो आपने कर लिया था फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर अगर आपको मिलता है तो डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस मिल जाएगी और मिड पॉइंट फॉर्मूले से इमेज मिल जाएगी, इसलिए उन्होंने थ्योरी अलग से नहीं दे रखी है एनसीईआरटी में। उनका ये लेता है कि इतना तो लॉजिक बच्चा लगाएगा ना, डिस्टेंस फाइंड करना है। अरे जब फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड कर लिया तो डिस्टेंस ही तो फाइंड करनी थी, और जब फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड कर लिया, एक पॉइंट दिया तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से इमेज ही तो फाइंड करनी थी, तो उसके लिए क्या पढ़ाना, उसके लिए क्या क्वेश्चन देना, ये तो खुद करेगा बच्चा। ऐसा आइडियल एनसीईआरटी का कंसेप्ट होता है, वो इतना सोचती है आपके बारे में, गलत सोचती है वो, हमें पता है कि आपको जब तक क्वेश्चन नहीं कराया जाता आप नहीं करते, जब तक थ्योरी नहीं समझाई जाएगी जब तक आप नहीं करेंगे। तो इसकी डायरेक्ट थ्योरी आपको नहीं मिलेगी एनसीईआरटी की बुक में, पर क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बोर्ड में मिलेंगे, 100% मिलेंगे, पुराने पेपर देख लेना आप इमेज के। सो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसके वर्किंग रूल, सबसे पहले स्टेप्स देखो क्या क्या करेंगे आप। फर्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे आप, पी एल वेक्टर इज पैरेलल टू एन वेक्टर, पहली स्टेप लिखना है, पी एल वेक्टर इज पैरेलल टू एन वेक्टर, क्योंकि पी एल भी परपेंडिकुलर है और एन भी नॉर्मल है, दोनों ही नॉर्मल और परपेंडिकुलर, और नॉर्मल मतलब दोनों परपेंडिकुलर। एक ही प्लेन पे दो चीजें अगर परपेंडिकुलर हैं, एक ही प्लेन पर दो परपेंडिकुलर हैं, तो वो दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। सो पी एल इज पैरेलल टू एन। पी एल अगर एन के पैरेलल है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, पी एल इक्वल टू टी टाइम्स ऑफ एन वेक्टर, पैरेलल की डेफिनेशन। पी एल लिख सकते हैं ओ एल माइनस ओ पी इक्वल टू टी एन, ऐसे ही क्वेश्चन भी करना है, बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन करना है आपको। अब ओ एल का मतलब तो ये है आर वेक्टर, ओपी वेक्टर ये दे अल्फा वेक्टर गिवन है, दिस इज ओपी वेक्टर पोजीशन वेक्टर इक्वल टू टी एन, दिस इंप्लाइज आर इक्वल टू अल्फा प्लस टी एन। एक्चुअली ये और कुछ नहीं है, वन पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन लिखा है मैंने। अगर आप चाहे तो ये भी यूज कर सकते हैं, एक पॉइंट से पास हो रही है लाइन और इसके पैरेलल है आर इक्वल टू ए प्लस टी बी, वो लिखा है। तो आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ पीएल, पीएल पीएल की इक्वेशन है ये, इक्वेशन ऑफ पीएल है, दिख रहा है, हेलो दिख रहा है ना आपको? ओके, यहां तक कोई डाउट? देखो ये स्टेप्स करनी पड़ेंगी आपको। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा आर वेक्टर इक्वल टू दिस वेक्टर प्लस टी टाइम्स ऑफ, यहां से ये चुरा लो एन, एन कहां से चुराएंगे, यहां से, ये देखो ये यहां से एन, और ये अल्फा कहां से, यहां से, दिस इज अल्फा, ये डबल इक्वल टू का साइन लगाया ना मैंने, ये इससे देखो आप अल्फा यहां से, एन यहां से लिखो टी के साथ में और आर वेक्टर लिख दो, ये पहली स्टेप आ जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। 1 तो ये है हमारे पास, ये फर्स्ट स्टेप में इतना वर्क करना है, फर्स्ट स्टेप होगी। देन सेकंड स्टेप, इसके बाद इधर लिख रहा हूं मैं ना, सेकंड स्टेप। अब हमने ये लिख दिया है कि पी एल वेक्टर किसके पैरेलल है, एन वेक्टर के, उससे हमने आर वेक्टर का अल्फा प्लस टी एन लिख दिया है।
ये आर वेक्टर की जो वैल्यू है ये पुट कर दो इन 1, पुट आर वेक्टर इन 1। देखो आर वेक्टर की वैल्यू 1 में पुट करेंगे मतलब बाय 2, पुट आर इन 1 बाय 2 फ्रॉम 2। 2 से आर की वैल्यू 1 में पुट करेंगे मतलब अल्फा प्लस टी एन डॉट एन इक्वल टू डी, ऐसा हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे एंड गेट टी, ये थर्ड स्टेप होगी। अब आप बोलोगे सर सॉल्व कैसे करते हैं? अरे डॉट प्रोडक्ट है क्या, डॉट प्रोडक्ट तो बहुत सस्ता है, बहुत इजी है। क्यों सस्ता है? क्योंकि आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के का यूज तो होता है, बाकी सब जीरो हो जाते हैं। इसमें आई जे के लिखे हुए हैं, एन वेक्टर में भी आई जे के लिखे हुए हैं, इसमें भी आई जे के लिखे हुए हैं, और इधर एक नंबर लिखा हुआ है, इधर भी लेफ्ट साइड में एक नंबर आएगा विथ टी, तो टी की वैल्यू मिल जाएगी। बस जैसे ही टी की वैल्यू मिलती है पुट टी इन इक्वेशन नंबर 2, खत्म हो गया क्वेश्चन। बस इसके बाद यहां पुट कर दो 2 में। देखो ये आईजेके में है, ये भी आईजेके में, और टी की वैल्यू मिल गई आपको, तो ये पूरी टर्म आईजेके में आ जाएगी कि नहीं? आर वेक्टर पुट टी इन इक्वेशन 2 वी गेट आर वेक्टर। दिस इंप्लाइज आर वेक्टर और कुछ नहीं है, ओ एल वेक्टर है, जिसे हम बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, पोजीशन वेक्टर ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया, 6 नंबर का क्वेश्चन है एग्जाम में। देखो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा, ये टी की वैल्यू पुट करते सही। ओके, अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर अगर आपके पास आ गया है, देन फिफ्थ स्टेप में आप लिखेंगे नाउ फाइंड पी एल वेक्टर, क्योंकि हमको ये लेंथ फाइंड करनी है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो आ गया आई जे के में, अब पी वेक्टर और एल वेक्टर दोनों दिए हैं हमको, तो पी एल वेक्टर तो फाइंड कर सकते हैं। नाउ फाइंड पी एल वेक्टर यूजिंग ओ एल माइनस ओपी, मतलब आर माइनस अल्फा पी एल वेक्टर। टेक मॉड, इसका मॉडुलस ले लो। ये क्या आ जाएगी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आ गया पी एल, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल गई। देखो ओ एल आपके पास तैयार हो गया था, कहां से? यहां से, है ना। ओ एल इक्वल टू आर वेक्टर तैयार हो गया ना, वी गेट आर वेक्टर। अल्फा गिवन था आईजेके में, ये भी मिल गया, तो ये पूरी टर्म किसमें? आईजेके में। आईजेके में जब पूरी टर्म है तो उसको अपन मॉड कैसे लेते हैं? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मॉड आ गया, डिस्टेंस आ गई 6 पॉइंट। यूज OL vector equal to OP vector plus OQ vector by 2 to get OQ vector image, position vector of image। इमेज मिल जाएगी इसके बाद। अगर आपके पास ये वेक्टर है, ये भी है, तो ये वेक्टर फाइंड करने में क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि L इज द मिड पॉइंट, L इज मिड पॉइंट ऑफ PQ, L इज मिड पॉइंट ऑफ PQ, L मिड पॉइंट है PQ का। तो OL वेक्टर तो R वेक्टर है, OP वेक्टर अल्फा वेक्टर है, OQ वेक्टर अल्फा डैश है, अपन इसको अल्फा डैश लिखा है बाय 2, 2R माइनस अल्फा वेक्टर इक्वल टू अल्फा डैश। दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ इमेज। हो गया, बस ये करना है। 6 मार्क्स है, देखो 6 स्टेप्स हैं, 6 मार्क्स। कोई डाउट? एनी डाउट प्लीज आस्क। ये मैंने इसकी वेक्टर फॉर्म लिखा, अभी मैं इसका कार्टेशियन फॉर्म भी लिख रहा हूं, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट।
नाउ वेक्टर फॉर्म, सॉरी कार्टेशियन फॉर्म। देखो कार्टेशियन फॉर्म में यहां पर अल्फा नहीं होगा, अल्फा की जगह इसके कोऑर्डिनेट्स अल्फा बीटा गामा कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, ठीक है। एन वेक्टर नॉर्मल के डीआरएस हो जाएंगे हमारे पास ए बी सी। प्लेन की इक्वेशन यहां पर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 हो जाएगी। ये एबीसी इसके नॉर्मल के डीआरएस हैं, ठीक है। नॉर्मल के डीआरएस, डीआरएस ऑफ नॉर्मल एबीसी। यहां आर वेक्टर नहीं लिखते हुए मैं क्या लिखूंगा, इस एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहां पर एक्स वाई जेड आ जाएंगे। ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है अल्फा बीटा गामा, जैसा भी मैंने आपको बताया कि गिवन है अल्फा बीटा गामा, ठीक है। अल्फा बीटा गामा आपको क्यों फाइंड करना है, इसको लिखते हैं हम अल्फा डैश, ये इमेज है, बीटा डैश गामा डैश, इस पे डैश लगा रहे हैं इमेज के लिए हम, बिल्कुल उसके पैरेलल थ्योरी चलेगी इसलिए। अब देखो इसमें हमने क्या लिखा है, पीएल इज पैरेलल टू एल, हम क्या लिखेंगे डीआरएस ऑफ पीएल, यहां लिखेंगे सबसे पहले डीआरएस ऑफ पीएल। वो क्या लिखेंगे, देखो डीआरएस ऑफ पीएल, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, मतलब x माइनस अल्फा y माइनस बीटा z माइनस गामा, 2 पॉइंट फॉर्म का यूज करके पीएल के डीआरएस। फिर हम लिखेंगे डीआरएस ऑफ नॉर्मल टू प्लेन, प्लेन पे जो नॉर्मल है वो डीआरएस क्या है एबीसी। सिंस पीएल इज पैरेलल टू नॉर्मल, देयरफॉर इनका रेशियो इक्वल हो जाएगा। यहां हम लिखेंगे x माइनस अल्फा अपॉन ए, 1 पॉइंट फॉर्म आ गया, देखो वही लिख सकते हैं ना डायरेक्ट भी हम अभी जो बताया, इक्वल टू टी, 1 पॉइंट फॉर्म ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ पीएल हो गई, देखो ये 1 पॉइंट फॉर्म हो गया। डीआरएस इसके यहां से इसको दे देंगे, इसके पैरेलल है और इस पॉइंट से पास हो रही है, यही तो लिखते हैं हम। फिर इसके बाद पुट आर इन 1, अब देखो यहां पर क्या हुआ था, आर इन 1 आ गया था, तो यहां से अपने को आर की वैल्यू नहीं मिलेगी, यहां से किसकी मिलेगी, पुट आर इन 1 नहीं। यहां हम लिखेंगे सेकेंड पॉइंट में गेट x इक्वल टू 80 प्लस अल्फा, y इक्वल टू बीटी प्लस बीटा एंड z इक्वल टू ct प्लस गामा। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देना, यहां पर 3 दे देंगे, इसको 2 देंगे, यहां 3 सॉरी 2 तो इसको दिया है ना हमने, या इसको 2 नहीं देते हुए इसको 2 दे देते हैं, यहां ये 2 लिख देते हैं, ओके। गेट एक्स वाई जेड, देखो एक्स वाई जेड मिल गई हमको, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है, टी की प्रॉब्लम आ रही है, टी परेशान कर रहा है, यहाँ पे टी को हटाना है, अभी टी को देखो हटा देते हैं हम। क्या लिखेंगे हम इसके बाद, यहां पर ये जो एक्स वाई जेड की वैल्यू आई है ना, ये किस में पुट करेंगे, प्लेन की इक्वेशन में, पुट एक्स वाई जेड इन प्लेन 1, ये थर्ड पॉइंट, प्लेन 1 एंड सॉल्व एंड गेट टी 1। इसमें देखो एक्स वाई जेड में ये पुट कर देंगे, अल्फा बीटा गामा गिवन है, बोलो हाँ, एबीसी गिवन है हाँ, सिर्फ टी अननोन है, और वो यहां पुट कर रहे हैं हम एक्स वाई जेड में, तो यहां पर सब जगह एबीसी गिवन है, डी भी गिवन है, एक्स वाई जेड यहां से पुट कर रहे हैं, जिसमें टी नहीं पता है तो यहां से टी मिल जाएगा ना आपको। अगर ये टी मिल गया, सॉल्व एंड गेट टी, पुट टी इन इक्वेशन नंबर 2, वी गेट एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड मिल जाएंगे। देखो जिस एक्स वाई जेड को हम क्या बोल रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ, कोऑर्डिनेट्स वर्ड यूज होगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, पोजीशन वेक्टर वर्ड हट जाएगा यहां से। नाउ फाइंड पीएल, distance between 2 points. Now find PL using this point x2 minus x1
होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। मतलब यहां पर क्या लिखेंगे आप, x माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस z माइनस गामा होल स्क्वायर। दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। नाउ x इक्वल टू अल्फा प्लस अल्फा डैश बाई टू, क्योंकि मिड पॉइंट है किसका, p और q का, तो अल्फा प्लस अल्फा डैश बाई टू इक्वल टू x, y इक्वल टू बीटा प्लस बीटा डैश बाई टू एंड z इक्वल टू गामा प्लस गामा डैश बाई टू। Since L is the midpoint, L is the midpoint of PQ. Solve and get alpha dash, beta dash, gamma dash, Q के coordinate image. Take the screenshot. पूरी थ्योरी लिख दी है मैंने, एक एक पॉइंट, बस ऐसे क्वेश्चंस को ही करना है एज इट इज। अपन कल क्वेश्चंस करेंगे इसके। Leave meeting.